यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग आज देखने वाले हैं पहली डिजीज जिसको बोलते हैं अस्थमा। कफ हो गया है, कौन सी मेडिसिन? बेटा मेडिसिन से अच्छा थोड़ा आयुर्वेद ट्राई करो, और कहीं पे अगर मिल जाए अर्जुन का पेड़, उसकी छाल ले लो और अर्जुन पेड़ की छाल को जो है खूब अच्छे से पानी में बॉयल कर लो, और जब थोड़ा सा कम मात्रा, मतलब 1 गिलास लो और आधा कप बच जाए तो उसको पी लो। 2 दिन में तुम्हारा कफ खत्म हो जाएगा, और इसको कोशिश करो 10-15 दिन पीते रहो। पूरी सर्दी भर तुमको सर्दी नहीं होगी, पूरी ठंडी निकल जाएगी किसी के साथ भी। चलो भाई, अस्थमा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होता है अस्थमा। क्लियर? चलो भाई, हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या पढ़ना है इसमें, डेफिनेशन पढ़ना, जो चीज भी पूछेंगे उसका डेफिनेशन कहीं लाना नहीं है यार। अगल बगल देखोगे ना तो खूब सारे पेड़ मिल जाएंगे, कहीं भी अर्जुन का पेड़ ढूंढने थोड़ी जाना है, अगल बगल खुद ही मिल जाते हैं। ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद, मींस इस डिजीज का, यानी अस्थमा का डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो बहुत कंफ्यूज, तो इसमें पढ़ेंगे हम अस्थमा के बारे में, और कल पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में। तो आज अस्थमा के बारे में बात कर ले। अस्थमा के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं है। अस्थमा में बेसिकली क्या है, ये एलर्जिक डिजीज है, एक तरीके की एलर्जिक डिजीज है। इसमें एलर्जी और इन्फ्लामेशन दोनों चीजें शामिल है, एलर्जी और इन्फ्लामेशन दोनों शामिल है। जैसे ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, स्ट्रेट होना चाहिए। सांस की बीमारी है अस्थमा, सबको पता है ना, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीधा है तो इसका मतलब सांस आराम से अंदर जाएगी। जब पेशेंट को अस्थमा, और इसके अंदर क्या है, म्यूकस की लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है, जो किस कलर की होती है? पिंक कलर की होती है। किस कलर की? रेडिश होती है ना, पिंकिश कलर की होती है म्यूकस की लेयर। ठीक, अब यहीं पे जब कभी एलर्जेंस की वजह से, यानी एलर्जी डिजीज है, तो जिन पॉलेंस की वजह से, जिन वेदर की वजह से किसी की चीज से एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी की वजह से इनकी जो पाइपलाइन है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, पाइपलाइन इस शेप की हो जाती है। तो एलर्जिक, अब सोच के देखो, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो सांस लेना क्या आसान होगा? थोड़ी सी मुसीबत आएगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, है ना। तो हमने कहा ये अस्थमा आपकी एक तरह की एलर्जिक, और इस एलर्जी की वजह से ही इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाती है ना। एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी डिजीज दोनों चीजें हैं। क्लियर? शालिनी केशरवानी, क्या हो गया भाई, काहे का नो? तुमने नो लिखा है कमेंट में, कुछ नहीं समझ में आया कि मैंने कुछ गलत बता दिया? बताओ भाई, कोई समस्या हो तो, है ना। अब देखो, इस इन्फ्लेमेशन, एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पिंक, अंदर की जो लेयर पिंक है, ये कैसी हो जाती है? रेड कलर की हो जाएगी, लाल रंग की। तो हुआ क्या, एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ गई, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से कंजेशन हो गया, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो रही है। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पल्मोनरी टेस्ट करेगा, तुम्हारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेगा। रामेंद्र कुमार, देखो ऐसे बहुत इरिटेशन है मुझे ऐसे मैसेज से। आज रिवोल्यूशन का रिजल्ट आना था यूट्यूब पे, बता, अरे मैंने बताया क्या? मैंने साफ नवंबर बता रखा, तो अननेसेसरी क्यों? और फिर जिसने बताया पूछो जाके वहां पे। फिर बार बार वही क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग यार, है ना।
तो कुल मिलाकर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सिंपली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करता है और पता लगा लेता है कि भाई ये बीमारी किस तरीके की है, तुरंत अस्थमा। अगर अस्थमा हुआ तो इसीलिए अस्थमा के केस में मिनिमम 2 दवाएं जरूर देता है, 2 दवा कम से कम देता है। एक देगा आपको ब्रोंको डायलेटर, ध्यान से समझना, एक देगा ब्रोंको डायलेटर, ठीक, एक ब्रोंको डायलेटर देगा जो इस पाइपलाइन को चौड़ा कर देगा वापस से, जिससे सांस लेने का रास्ता क्लियर हो जाए, जिससे सांस लेने का रास्ता क्लियर हो जाए। दूसरा भाई, दूसरा क्या है, एलर्जिक डिजीज हो गई है, एलर्जी हो गई है ना, एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से कंजेशन हो गया तो ब्रोंको डायलेटर दे दिया। फिर इन्फ्लेमेशन भी तो हुआ है, ये रेड कलर की म्यूकस लेयर हो गई है, इसका भी तो इलाज जरूरी है। इसीलिए उसके लिए फिर डॉक्टर क्या लिखता है, इसके लिए डॉक्टर क्या लिखता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या लिखता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिखता है ना। अब वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई भी हो सकता है, ब्रोंकोडायलेटर कोई भी हो सकता है, बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल है। इन्हीं 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन डॉक्टर लिखता है, किसमें, इनहेलेशन के फॉर्म में, क्योंकि रैपिड एक्शन चाहिए सांस की। भाई सांस नहीं ले पा रहा, सफोकेशन हो रहा है पेशेंट को, सांस नहीं ले पा रहा पेशेंट को, सफोकेशन होने लगा है, और ज्यादा देर सफोकेशन हुआ तो जान जाने का खतरा है। इसीलिए बहुत सारे पुराने लोग हैं वो इनहेलर से डरते हैं, इनहेलर से डरते हैं क्योंकि दिमाग में मिथ है कि एक बार इनहेलर चालू हुआ तो कभी बंद नहीं होगा, जीवन भर हमको इनहेलर लेना पड़ेगा। इसी डर से वो लोग इनहेलर का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, डर है उनको। तो बिल्कुल समझा, फार्मासिस्ट को समझाने की उनको जरूरत है कि किसी तरह के डर की जरूरत नहीं, आपकी बीमारी ठीक हो गई, इनहेलर को ताक पे रख दो, लॉकर में रख दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दवाई शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी। सिंपल एलर्जिक डिजीज है ना। अब ये हो जाती है एलर्जिक डिजीज तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर उसने अस्थमा का रूप ले लिया, क्रोनिक हो गई, अस्थमा एक तरीके का क्रोनिक एलर्जिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, कह सकते हो एक्सक्यूज मी, क्रोनिक एलर्जिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लामेशन है, ये इन्फ्लामेशन इसी एलर्जी की वजह से आया है, और तुम्हें मालूम है जहां इन्फ्लेमेशन आता है वहां स्वेलिंग आ जाती है, वहां रेडनेस आ जाती है, वही सिम्टम यहां पे है। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है ना। ये कई बार इनहेलेशन के, कई बार पाउडर के थ्रू खींचा जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स इसको चौड़ा करने के लिए, सांस आराम से आ जाती है, सांस आराम से आ जाती है, पेशेंट की जान में जान आ गई, है ना। तो इस तरीके से अस्थमा को कंट्रोल किया जाता है। ये बेसिक चीज हुई कि अस्थमा क्या होता है बेसिकली, है ना। क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे हम सीओपीडी पढ़ेंगे, और सीओपीडी के 2 पार्ट होंगे, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजेमा, जिनके काफी हद तक सिम्टम्स अस्थमा से मिलते जुलते हैं। तो वहां पे तुमको क्लियरिफाई करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए ये, ठीक। बेटा सॉल्बुटामॉल देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर ही तो है, सॉल्बुटामॉल और क्या है, वही तो बोल रहा हूं। अब ब्रोंकोडायलेटर मार्केट में देखने जाओगे तो 500 से ज्यादा ब्रांड नेम है, 500 से ज्यादा ब्रांड नेम है, ठीक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखने जाओगे हजारों ब्रांड नेम है, कोई भी उठा ले आओ, कोई भी डॉक्टर लिख सकता है, तो अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अस्थमा की। वर्ड अस्थमा, जो अस्थमा है ये एक तरह का ग्रीक ओरिजिन वर्ड है जिसका नाम है पैंटिंग। क्या नाम है, पैंटिंग, पैंटिंग। हिप्पोक्रेट्स यूज द वर्ड अस्थमा। सबसे पहले अस्थमा जो है क्या बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स ने टर्म दिया था, है ना, और बताया था कि एक तरीके का ये सांस का दौरा है, सांस का अटैक है। किसका, जैसे बोलते हैं ना हार्ट अटैक, वैसे ही ब्रीदिंग अटैक, जिसको बोलते हैं सांस की अटैक पड़ने लगती है, उसी को बोलते हैं अस्थमा। मींस सांस के दौरे, अचानक से सांस फूलने लगती है, समझ गए।
तो इसीलिए यस, एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, एपिसोडिक। यस, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, इन्होंने ही सबसे पहली बार टर्म अस्थमा का इस्तेमाल किया था। अस्थमा इज द क्रोनिक लंग डिजीज, हमने पहले भी कहा था डिजीज दो तरीके की, एक क्रोनिक एक एक्यूट। एक्यूट क्या सडन में डेवलप होती है, किसी एलर्जी की वजह से सांस में दिक्कत हो, ब्रोंकोडायलेटर्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले लो, ठीक हो जाएगी। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि स्पेसिफिक नाम बता दूंगा ना तो तुम सब बड़े होशियार हो, फिर डॉक्टर बन जाओगे। सर्दी का मौसम आ रहा है, अब किसी को किस वजह से सांस लेने में दिक्कत है, तुरंत उठा के पकड़ोगे और नेबुलाइजर लगा के बस खींचो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, खींचो ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक हो जाओगे। मतलब पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के सिम्टम ना समझोगे, बस नेबुलाइजर और इनहेलर लेके घूमोगे। किसी को है लो मुंह में घुसेड़ दिया उसके इनहेलर, खींचो कस के, अभी ठीक हो जाओगे, है ना, तो रास्ते भर ठीक करते फिरोगे। तो ये क्या है, ये एक तरह की क्रोनिक डिजीज है। ठीक, लंबे समय से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अफेक्ट होता रहा, और ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी स्टेज में किसी को भी हो सकता है। शालिनी केसरवानी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। अभी कोई जरूरत नहीं है क्लास डिस्टर्ब करने की, जब सीओपीडी पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यहां अस्थमा पे ध्यान दो, तुम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो इसलिए सीख नहीं पाते हो। ठीक, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, इररिलेवेंट की जरूरत नहीं है। अस्थमा क्या, क्रोनिक लंग डिजीज है जो लंबे समय तक, क्रोनिक मतलब काफी पुरानी बीमारी हो गई उसको क्रोनिक बोलते हैं, जो तुरंत ताजी ताजी बीमारी आई उसको एक्यूट बोलते हैं। हमेशा कंफ्यूज मत हुआ करना, है ना। यस, इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड मसल टाइटनिंग अराउंड द एयरवेज। एयरवेज के लंग्स के अगल बगल, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अगल बगल जो मसल्स होती हैं वो मसल्स क्या टाइट हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे है, जो रास्ता है सांस लेने का, वो सकरा हो जाता है। जब सकरा हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अब ये कभी कभी एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे कुछ एलर्जी हुई, कुछ लोगों को ठंडी से एलर्जी हो जाती है, तो जो अस्थमा पेशेंट हैं या क्रोनिक उनको लंग डिजीज है कोई, तो उनको बहुत ठंडी जगह में नहीं ले जाना चाहिए, बर्फ दिखाने मत ले जाना। अचानक से उनको भाई ठंडी से एलर्जी है, सेंस कर ली, बॉडी सेंसिटिव है, और तुरंत उनको सांस का अटैक पड़ जाएगा, मतलब तुरंत उनको अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। इसीलिए ज्यादा मौसम चेंज नहीं, बस पहले आइडेंटिफाई करो अस्थमा के पेशेंट को। सबसे ज्यादा क्रिटिकल काम होता है कि भाई इसको अस्थमा है पेशेंट को, तो किस चीज की एलर्जी है, वो एलर्जी से दूर रखो। अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो 90% केस आपका पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। उन एलर्जेन से दूर रखो, पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी, है ना। यस, सिम्टम्स कैन इंक्लूड, भाई सिम्टम क्या होंगे, कफ होगा, वीजिंग साउंड होगा, घरघराहट की साउंड होगी, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी छोटी सांस, और चेस्ट में टाइटनेस रहेगी। ठीक, अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एयरवे ऑफ द लंग्स इन विच कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्ट, सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग साउंड होता है ना, सांस लेना और छोड़ना दोनों में लगेगा कि पाइपलाइन में कंकड़ दौड़ रहे हैं, जैसे कंकड़ नहीं खाली बर्तन में खनखनाते हैं, उसी तरीके से सांस लेने में लगेगा कंकड़ चल रहे हैं। ठीक है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट और कफ, पूरे एयरवेज में कफ जो है जमा हो जाएगा। अब जब कफ जमा हो गया तो सांस कैसे जाएगी, दिक्कत है ना। अस्थमा कैन बी ट्रिगर्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स, अलग तरीके के एलर्जेंस हैं, है ना, मौसम चेंज है, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ज्यादा एक्सरसाइज हो गई, इन्वायरमेंटली पॉल्यूटेंट हो गए, तो ये सारे ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह भाई एलर्जिक रिएक्शन है ही है। और इन्वायरमेंटल एलर्जेंस या किसी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है, या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए हो, जिनकी वजह से भी आपको सांस का अटैक पड़ सकता है, बोले तो अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, ब्रीदिंग अटैक पड़ सकता है। उसी चीज की हिंदी है, देख लेना इसको, जस्ट वही है जो हमने बताया है। देखो यहां पे नॉर्मल एयरवे, है ना, ध्यान से देखो। अब यहां पे देखो ये नॉर्मल एयरवे है, कितनी मोटी पाइप है। ठीक, अब धीरे धीरे करके अस्थमा शुरू हुआ,
अस्थमा शुरू हुआ, अस्थमेटिक पेशेंट का नॉर्मली इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। लेकिन जिस वक्त उसको किसी एलर्जन से, किसी चीज से जिससे उसको एलर्जी है, अगर उसका एक्सपोजर मिलता है तो उसके अंदर की जो म्यूकोसा है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, मींस जो रास्ता है नॉर्मल केस में इतना चौड़े रास्ते से जब हवा आती जाती है तो हमको पर्याप्त हवा मिल जाती है। अस्थमा के केस में इस तरीके से हो गया, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए, यहां पे सिकुड़ गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर भी सांस आ जा रही है दवा के सहारे। लेकिन तुम कहो ना भाई अब हम चलो तुमको बर्फ दिखाएंगे, पहुंच गए बर्फ देखने, पता लगा एलर्जी हो गई, एलर्जेंस आ गया, और तुरंत जिस वक्त अटैक पड़ता है सांस का उस वक्त इंटरनल म्यूकोसा इस तरीके से हो जाती है। सोचो कहां इतनी बड़ी सांस से, इतनी बड़ी पाइपलाइन से तुम सांस ले रहे थे, फिर इतनी बड़ी हो गई, तुमने एडजस्ट कर लिया, यहां तो फिर एकदम कम हो गया, मतलब नॉर्मल जितनी चाहिए सांस लेने की उसकी आधी भी नहीं ले पा रहे हो, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सांस का अटैक हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू हो जाएगा। मींस आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के बहुत सारे वाइटल फंक्शन होते हैं, इन सब चीजों के लिए एटीपी नहीं बनेगी, एनर्जी की शरीर में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से शरीर बार बार मांगेगा ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, और इसी तरीके से तो बोलेगा ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, और लंग्स पूरी ताकत लगाएंगे ऑक्सीजन लेने की, तो पेशेंट को इसी तरीके से सदमा लग जाता, मीन्स इसी तरीके से दौरे पड़ जाते सांस लेने की जल्दी जल्दी। फिर उसी वक्त अगर आप समझदार हो तुरंत एक कैप्सूल डालो इनहेलर में, इनहेलर आपके पास है, तुरंत कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, और एक कैप्सूल डालो ब्रोंकोडाइलेटर का और उसको खिंचवा दो, है ना, पूरी ताकत से खींच लेगा, जैसे खींच लेगा वैसे ही ये इन्फ्लेमेशन कम होके इस तरीके से आ जाएगा और ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, मींस बराबर से फिर से पाइपलाइन फिट और आराम से सांस ले सकते हो। इसीलिए देखा होगा नॉर्मल केस में, अगर अस्थमा का पेशेंट नहीं देखा तो मूवीज में बहुत देखा होगा कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसको किसी तरह का इमोशनल शॉक लगा और अस्थमा का अटैक पड़ गया, फिर वो क्या करता है, इनहेलर लेता है और पूरी ताकत से खींच लेता है, और जैसे खींच लेता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो जो खींच लेता है यस बच्चों को भी हो सकता है ना, जब खींच लेता है वो उस ड्रग को, तो यूजुअली क्या हो जाता है, इस शेप से, भाई इतना पतला रास्ता है तो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, और धीरे धीरे करके इस तरीके से आ जाता है वापस से इस शेप में, तो मींस पेशेंट नॉर्मली ठीक हो जाता है। अस्थमेटिक पेशेंट का एयरवे इस तरह से रहता है, लेकिन जब कोई एलर्जन से अटैक होता है तो अटैक के टाइम पे इतना पतला हो जाता है, समझ गए। तो कहते ना, जब जैसे कहते ना कोई चीज की जरूरत है तो जबरदस्ती करते नहीं, हमको दो हमको दो, खींचने लगते हैं, ठीक उसी तरीके शरीर को हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसी तरीके हमको पूरी ताकत लगा देता है शरीर, है ना, तो उसी तरीके से लगता है जैसे अटैक पड़ गया है पेशेंट को। तो यही होता है बेसिकली अस्थमा। टाइप ऑफ अस्थमा बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। टाइप्स की बात करें तो जिस तरीके से स्टिमुलस है उसी हिसाब से उसका अस्थमा होता है। जैसे एक्सट्रिंसिक अस्थमा मींस एलर्जिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा बोले तो आउटर एटमॉस्फेयर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, एक्सट्रिंसिक बाहर, बाहर का कोई पॉलन, बाहर का कोई एलर्जेंस, जैसे डस्ट हो गई, कोई गैस हो गया, है ना, या कोई महक हो गई, लोगों को महक से भी, कुछ लोगों को अस्थमेटिक अटैक डीओ से हो जाती है, परफ्यूम से, कि भाई पार्टी में गए हैं और उनको किसी से एलर्जी है, अब पता लगा वो परफ्यूम कोई लगा के आया तो उनको अस्थमेटिक अटैक पड़ सकता है। डिपेंड करता है किस तरीके का उनको एलर्जी, कोई भी एक्सट्रिंसिक, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा। फिर इंट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा की बात करते हैं, हमारे अंदर ही कोई सिम्टम, जैसे कोई इमोशनल शॉक लग गया, है ना, ज्यादा ठंडी हवा अंदर शरीर के अंदर चली गई, ज्यादा ह्यूमिड हवा चली गई, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज तुमने कर लिया, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, यस, धूल मिट्टी से भी होती है, सबसे ज्यादा एलर्जी तो धूल मिट्टी से में ही है, सब सारे एलर्जेंस तो वही है ना। ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रॉन्ग इमोशन, सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन तो वही होता भैया, किसी की गर्लफ्रेंड दूसरे दोस्त के साथ चली गई, भयंकर स्ट्रॉन्ग इमोशन, लड़के तो नस तक काट लेते हैं, है ना, ऐसे केसेस हम लोगों ने भी कॉलेज में देखे हैं, एक से एक कलाकार थे, ठीक। तो ऐसे भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। फिर मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप मतलब दोनों तरीके से, इंट्रिंसिक
और एक्सट्रिंसिक, अंदर और बाहर दोनों के फैक्टर में मैटर करते हैं इस अस्थमैटिक अटैक के लिए। ये था किसके बेस पे? बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ स्टिमुलस, अंदर का स्टिमुलस है कि बाहर का है कि मिक्स टाइप का है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक होता है एक्यूट अस्थमा और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट हमने बताया शॉर्ट, अचानक सडन डेवलप हुआ है, ऑनसेट डेवलपमेंट हुआ है। और क्रोनिक बूढ़ी हो गई बीमारी, मतलब लंबे समय से बीमारी चलती आई, पुरानी बीमारी की वजह से अस्थमा है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक, है ना। तो ये हुआ ड्यूरेशन के हिसाब से अस्थमा भाई। ठीक, अब कॉज ऑफ अस्थमा ले लो, काहे काहे हो गया, रीजन का है। रीजन मतलब कॉज ऑफ अस्थमा को ही हम इटियोलॉजी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इटियोलॉजी ऑफ अस्थमा, किसी भी डिजीज की इटियोलॉजी, किसी भी, देखो डिपेंड करता है स्ट्रेस कॉमन है कि नहीं। स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस होगा, अगर तुम्हारे स्ट्रेस लेने से तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है तो मैं कहता हूं बाल्टी भर भर के स्ट्रेस लो। लेकिन तुम्हारे चाहे जितना स्ट्रेस ले डालो, स्ट्रेस लेके सर के बाल अपने नोच डालो, 1 इंच भी स्ट्रेस कम नहीं होगा। बेटर है कि कूल माइंड होके स्ट्रेस का सॉल्यूशन ढूंढो, शायद मिल जाए। अब एग्जाम आने वाला है, साल भर नहीं पढ़े, भयंकर स्ट्रेस, फेल होने का डर, अब रात भर रोते रहो, क्या पेपर में लिखने में आ जाएगा क्या? उससे कहीं बेटर है कि सब छूट गया, आज की रात तो पढ़ ले, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आज रात में हमने पढ़े और लिख के हम पास हो सकते हैं। तो बेटर है टेंशन ना लेके सॉल्यूशन ढूंढना, क्योंकि तुम्हारी टेंशन से ना दुनिया में किसी को कोई फर्क पड़ता है और ना तुम्हारी प्रॉब्लम को कोई फर्क पड़ता है, ना प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिलना है। तो जब कुछ होना ही नहीं तो काहे स्ट्रेस लो भाई। अब कहोगे ह्यूमन नेचर है, नेचर बदला जा सकता है, बदलो, कोशिश करो अपने आप को रिलैक्स रखने की, अदरवाइज तो भैया टेंशन है ना। तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ अस्थमा बेसिकली अननोन है, कि किस रीजन की वजह से अस्थमा है एग्जैक्टली ये बता पाना काफी मुश्किल है। बस ये पता है कि ऐसे रीजंस जिनकी वजह से एयरवेज पे इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है और एलर्जिक डिजीज हो जाती है, उसी को अस्थमा हम बोलते हैं। ठीक, देयर आर द सम नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, कुछ है जिसके अस्थमेटिक अटैक हो सकते हैं, जैसे एलर्जेंस। कॉज ऑफ अस्थमा को इटियोलॉजी बोलते हैं, जैसे एलर्जेंस। एलर्जेंस में एलर्जिक पॉइंट्स, एलर्जिक, यार देखो टेंशन, मैंने एक चीज देखी है, देखो ये सब चीजें ना, तुम लोग एक चीज देखे होगे कि जब हम लोग छोटे से होते हैं तो एक छोटे बहुत एग्जाम को लेके भी टेंशन में आ जाते हैं। वही अपने मम्मी पापा को देखो, अपने दादा दादी को देखो, बड़ी बड़ी समस्या हो जाती, बड़े कूल एंड काम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें समय हमें सिखा देता है। अब हमारे पास ये एक्सपीरियंस है कि हम कितनों परेशान हो लें, सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, तो जो होगा देख लेंगे, है ना। अभी तुम्हारी उम्र में छोटी छोटी चीज को लेके लोग हाइपर हो जाते, परेशान हो जाते हो, स्ट्रेस ले लेते हो, ये धीरे धीरे करके अपने आप आ जाएगा। ठीक, एलर्जेंस मींस जिसकी वजह से, जिन चीजों की वजह से अस्थमेटिक अटैक पड़ रहा है, वो क्या, पॉलन हो गया, डस्ट हो गया, माइट्स हो गए, कुछ फूड मटेरियल हो गए, जैसे कुछ लोगों को एग से एलर्जी है, कुछ लोगों को किसी एनिमल से, किसी जानवर के बगल से निकल गए तो उसकी महक से एलर्जी, उनको अस्थमेटिक अटैक आ जाएगा। कुछ लोगों को कॉकरोच से एलर्जी है। एयर पॉल्यूटेंट रीजन हो सकते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फ्यूम, कहीं से कोई एग्जॉस्ट निकल रहा है, उसके अंदर से जो गैस निकल रही उसकी वजह से। परफ्यूम हमने अभी बताया कि परफ्यूम की वजह से हो सकता है। ऑक्सीडेंट हो गया, कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, किसी के नाक में पहुंच गई, तो फिर सूंघने में फिर उसको अटैक पड़ सकता है ना। फिर कुछ ड्रग्स होती, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिससे एलर्जी, जैसे एस्प्रिन हो गया, NSAIDs हो गए, है ना, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स हो गए। ज्यादा ठंडी हवा अगर अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कुछ इमोशनल स्ट्रेस, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज, कुछ इन्वायरमेंटल कॉजेज, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मींस जहां आप काम करते हो अगर वहां पे मेटल सॉल्ट का एक्सपोजर है, जहां वहां पे लकड़ी की कटाई होती है, सब्जियां हैं, है ना, जिससे डस्ट उड़ती है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स या प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते हो, तो ये सारे रीजन भी हो सकते हैं अस्थमा के। क्लियर, तो किसी भी तरह से एलर्जी हो सकती है और उसका रीजन
अब एलर्जी पूरे शरीर की नहीं, सिर्फ यहां पे बात हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, क्योंकि एलर्जी लोगों को होती है, कुछ लोगों को दाने निकल आते, कुछ लोग धूप में जाते, तो वो एलर्जी यहां नहीं है। यहां पे उन सभी चीजों को कंसीडर किया जा रहा है जिन एलर्जी का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे असर होता है। ठीक, ये हो गई इटियोलॉजी। फिर बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी एक्सपोजर, किसी भी एलर्जेंस के साथ, है ना। प्रेग्नेंट फीमेल को स्माइल से एलर्जी होती है, क्यों? यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं भाई है। प्रेग्नेंट फीमेल को स्माइल से एलर्जी होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो भाई, ये नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है ना। और ऐसी कोई फीमेल मेरी जानकारी में है नहीं कि किसी की स्माइल से एलर्जी हो। हाँ भाई, अगर हमको दर्द हो रहा है किसी तरीके से और कोई हंस रहा है तो एलर्जी जरूर हो सकती है, वो एक अलग केस हो गया। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से किसी की स्माइल से एलर्जी है, नहीं कह सकते, है ना। तो भाई मेरे हिसाब से कोई आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में, गलत बताना मेरी फितरत में नहीं है, जो चीज मैंने सुनी नहीं। खैर, हाँ, तो भाई जनरेशन कैसे हुआ, डिजीज डेवलप कैसे हुई, कॉज क्या थे, रीजन क्या थे, वो सब हमने सुन लिए। ठीक, अब देखो एक्सपोजर हुआ मींस आप उसके कांटेक्ट में आए, कोई स्टिमुलस है, कोई एलर्जेंस है, जिसकी वजह से आपके शरीर में क्या होगा, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारा शरीर डिटेक्ट करेगा तो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। एंटीबॉडी बनने से क्या होगा, मास्ट सेल एक्टिवेट होंगी, मास्ट सेल एक्टिवेट होंगी। मास्ट सेल क्या करेंगी, जहां से मास्ट सेल हुई वैसे ही ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी। क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी, ताकि जो एलर्जेंस है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना आ पाए, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना आ पाए, है ना। उसकी वजह से हिस्टामिन वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, ये क्या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। कुल मिला के जैसे इनको पता चला, थोड़े से कांटेक्ट में आए, तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि और एलर्जेंस हमारे शरीर में ना आने पाए। लेकिन दूसरी, मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल होता है जिसमें हिस्टामिन होता है ना। तो ये तो सेल्स हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। ठीक, तुम लोगों की एचएपी बड़ी कमजोर है यादव जी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ब्लड फॉर्मेशन यानी हीमोपोएसिस वाला चैप्टर एक बार पढ़ लो, उसके बाद ये सब चीजें और आसान लगने लगी। याद रहे, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसकी एचएपी कमजोर है उसको समझ में नहीं आएगी भाई। जिसको अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर की सेल्स के बारे में नहीं पता है, तो उन सेल की वजह से एक्शन नहीं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हीमोपोएसिस सिस्टम, ठीक है, हीमोपोएसिस सिस्टम पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, है ना। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। अब भाई मास्ट सेल क्या करेंगी, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वगैरह सब रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से एयरवेज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से ये कुल मिला के इनका टारगेट होता है कि ये रास्ता ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से एलर्जेंस अंदर न जा पाए। लेकिन इनडायरेक्टली एलर्जेंस अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सांस जाने का रास्ता भी तो कम हो गया, है ना। इन्फ्लेमेशन एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन दोनों चीजें हो जाती हैं हिस्टामिन वगैरह रिलीज होने से। क्या होगा, क्या होगा, यहां पे म्यूकस का सिक्रीशन खूब होने लगेगा। म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो यहां पे सब म्यूकस भर जाएगा, इस रास्ते में म्यूकस भर जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी रास्ता हमारा सकरा ही नहीं हो गया, रास्ता लगभग बंद हो गया सांस लेने का। ठीक, जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। अब अस्थमा का अटैक पड़ा तो अब रास्ता सकरा हो गया है, रास्ता बंद हो गया, तो रास्ता खोलने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ब्रोंकोडायलेटर दे दो कि ये रास्ते चौड़ा हो जाए, जिसकी वजह से आराम से सांस ली जा सके। दूसरे केस में क्या होता है, जैसे ही फॉरेन बॉडी आई, जो हमारी बॉडी की फैगोसिटिक सेल्स हैं, जो किडनैप कर लेती हैं एक तरीके से फॉरेन बॉडी को, उनको बोलते हैं फैगोसिटिक सेल। वो आएंगी और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आया है, जो भी स्टिमुलस है, जो भी एलर्जेंस है, उसको खा लेंगी। उसको खाने के प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, और फिर रिलीज करेंगी लिटिक एंजाइम,
अपने अंदर से लिटिक एंजाइम जो कि उसको तोड़ सके, जो कि जो एलर्जेंस है उसको मार सके, ठीक, जिसकी वजह से फर्दर लिटिक एंजाइम की वजह से फिर से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एयरवेज में सारा काम हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन होने से अगेन फिर से स्वेलिंग हो जाएगी और अस्थमैटिक अटैक। तो दोनों तरीके से अस्थमैटिक अटैक पड़ सकती हैं, है ना। और इनके ट्रीटमेंट के लिए हमने बताया ब्रोंकोडाइलेटर्स देना पड़ेगा। स्मेल, निधि मौर्य, हाँ अब तुमने सही पॉइंट पकड़ा है, स्मेल, है ना। स्माइल लिख दिया था तो वही कहा स्माइल से तो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं होता, स्मेल से सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को नहीं, किसी को भी एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरीके का। मैंने बताया ना, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सिगरेट के धुएं से एलर्जी होती है। सोच के देखो, कुछ लोगों को सिगरेट के धुएं से अस्थमा हो गया और कुछ लोग दिन भर सुट्टा लगाते रहते हैं, धुएं का छल्ला बनाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है ना। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है, इसको एक दो बार पढ़ोगे, सिंपल एलर्जन के साथ एक्सपोजर होगा, जैसे एक्सपोजर होगा एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएंगे, एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएंगे, मास्ट सेल को एक्टिवेट करेंगे, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखने शुरू हो जाएंगे और हमारा जो एयरवेज है वो रास्ता सकरा हो जाएगा, जिसकी वजह से और एलर्जेंस या पॉलेंस अंदर न जाने पाए, है ना। फिर नहीं जाने पाएंगे और साथ में क्या करेंगे, म्यूकस का सिक्रीशन शुरू कर देंगे, म्यूकस का सिक्रीशन, जिसकी वजह से एयरवेज नैरो हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा और अस्थमैटिक अटैक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये भाई पैथोफिजियोलॉजी। फिर सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम को ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। सिम्टम क्या है ऑलरेडी बता रखे हैं हमने, सांस लेने छोड़ने में दिक्कत होगी, है ना, कफ खूब सारा होगा, स्वेटिंग होगी, कफिंग होगी। स्वेटिंग क्या, जब पेशेंट सांस नहीं लेने पाएगा सफोकेशन होगा, है ना। तो जब सफोकेशन होता है तो पसीना, ठंडी में भी पसीना निकल आता है, ठंडी में भी पसीना निकल आता है। तो ये ढेर सारे सिम्टम्स हैं। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए समझ लो भाई। सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे ट्रेडमिल वगैरह पे चलवाते हैं, ट्रेडमिल वगैरह पे चलवाते हैं, देख लेते हैं कि कितनी लंग कैपेसिटी है आपकी। लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं स्पाइरोमेट्री से, हमने पहले बताया स्पाइरोमेट्री से मेजर करते हैं कि कितनी जल्दी आपके लंग्स भर जाते हैं और कितनी जल्दी खाली हो जाते हैं, लंग कैपेसिटी देख लेते हैं। लंग वॉल्यूम टेस्ट कर लेते हैं, जिन सब चीजों से पता चल जाता है कि भाई आपके लंग्स किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में काम करते हैं, तो डायग्नोसिस से पता चल जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट दो तरीके से पढ़ना है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवाई के कैसे ठीक किया जा सकता है, और फार्माकोलॉजिकल दवाई के साथ, है ना। बच्चों को अस्थमा में क्या, एक बार डॉक्टर से, बच्चों के केस में कोई दवा अपने हिसाब से मत दो डॉक्टर, है ना। अपने बच्चों को अपने हिसाब से कोई दवा मत दो, डॉक्टर को मिलकर, हमने कहा ना फार्मासिस्ट बनो, डॉक्टर नहीं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो, बहुत हैवी नहीं, जब कैपेसिटी बढ़ जाए तब हैवी पे आ जाओ, है ना। स्पोर्ट्स करो, फिट रहो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज खूब करो, जिससे कि लंग्स आपके स्ट्रांग हो, कि छोटे मोटे झटके लगे तो लंग्स अपने आप झेल ले जाए, है ना। एलिमिनेशन ऑफ डैम्प माउल्स, इंडोर इन्वायरमेंट में कहीं पर भी मींस हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, किसी तरह के बैक्टीरिया माउल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। बॉडी वेट आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, बॉडी वेट मेंटेन रखो, ज्यादा बॉडी वेट में सब समस्या है। और अगर सुट्टा वगैरह लगाते हो तो सुट्टा लगाना बंद कर दो, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना बंद कर दो। एलर्जेंस, जैसे डस्ट, अगर आपको एलर्जी है तो डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, पॉलेंस हो गया, धुआं हो गया, स्मेल हो गया, इन चीजों से दूर रहो। अवॉइड एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, बर्फ देखने मत जाओ, स्नोफॉल देखने मत जाओ, अचानक से एक्सट्रीम मतलब जरूरत से ज्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, ठंडी हवा जैसे अंदर जाएगी वैसे ही आपको एलर्जी हो जाएगी और अस्थमा का फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा एयरवेज, है ना। इमरजेंसी कंडीशन के लिए आपको तुरंत ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत, कभी कभी ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, अगर एक्यूट अस्थमा है तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और नॉन फार्माकोलॉजिकल छोड़ के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडाइलेटर्स में क्या है, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, थियोफाइलिन।
ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट देंगे। इन्फ्लामेटरी एंटागोनिस्ट मींस इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को क्या करे, पकड़ ले, है ना, ताकि एयरवेज की जो मसल्स हैं वो टाइट ना होने पाए, एयरवेज में स्वेलिंग ना आने पाए। तो ल्यूकोट्राइंस इंट्रागोनिस्ट देंगे, जैसे मॉन्टेल्यूकास्ट और जाफिर ल्यूकास्ट हो गया। ठीक, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो मास्ट सेल हिस्टामिन वगैरह रिलीज करते हैं, तो मास्ट सेल को हिस्टामिन रिलीज करने से रोक लिया जाए। अगर रोक लिया जाएगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, एयरवेज नैरो नहीं होगा, है ना। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर के तौर पे कीटोटिफेन देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड जो हमने बताया कि कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। हाइड्रोकार्टिसोन, प्रिडनिसोलोन दे सकते हैं। एंटी आईजीई एंटीबॉडी, भाई कहीं पर भी स्टिमुलस होता है अगर एलर्जेंस का, तो तुरंत हमारा एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से मास्ट सेल को एक्टिवेट करके हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं, जिससे ये सारा का सारा पैथोफिजियोलॉजी होता है। तो उसी एंटीबॉडी को स्टेबलाइज करते हैं कि वो एक्टिवेट ना होने पाए। एंटी आईजीई एंटीबॉडी इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ आईजीई टू द हाई एफिनिटी आईजीई रिसेप्टर, मींस उन एंटीबॉडी को चुपचाप बिठा दो, जिसके लिए कौन सी दवा, ओमेलीजुमैब, ओमेलीजुमैब दवा देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज आपके एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो पहले कोशिश करो नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवा के फिट हो जाओ। फिर भी कोई समस्या आती है तो दवा का सहारा लो और इस तरीके से ठीक हो सकते हो। ठीक है, अब एक बार और पैथोफिजियोलॉजी देख लो, है ना। प्रज्ञान ने कहा कि भाई एक बार और बता दे। प्रज्ञान देखो, किसी को भी अगर हल्का फुल्का भी दिक्कत है ना, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर एक्सपोजर हुआ किसी एलर्जेन से, किसी स्टिमुलस से, ठंडी हो गया या एलर्जेंस हो गया, तो क्या होगा, सबसे पहले एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई, आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगा, जो एक्टिवेट करेगा मास्ट सेल को, और मास्ट सेल एक्टिवेट होते ही प्रोस्टाग्लैंडिन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं और हिस्टामिन को रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी और वेसोकंस्ट्रिक्शन मींस रास्ता सकरा हो जाएगा। म्यूकस सिक्रीशन होगा, जिससे एयरवेज आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, रुक जाएगा और अस्थमा का अटैक शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। मेरे ख्याल से प्रज्ञान, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये था अस्थमा। कल के लेक्चर में हम सीओपीडी खत्म कर देंगे। सीओपीडी में 2 टॉपिक हैं, ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसिमा। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो अगले लेक्चर पे पूछ लेना, क्योंकि दोनों में अगर कंफ्यूजन, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करता है भाई, ठीक, अब कहोगे हिस्टामिन तो फिर पढ़ो, फिर आरजीपीवी का रिजल्ट आने वाला है जल्दी ही, बहुत जल्द, है ना। चलो भाई, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। 300 रुपए का डिस्काउंट भाई चालू हो गया है दिवाली ऑफर पे। ठीक, चलो भाई, बाय बाय।